हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। एज यू नो हमारा क्रैश बैच स्टार्ट हो चुका है और क्रैश बैच के साथ में चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 मेहुल सर स्टार्ट कर चुके हैं एंड चैप्टर नंबर 3 दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, राइट। चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस से रिलेटेड और प्लस आसपास के एनवायरनमेंट से रिलेटेड है कि जो एज अ बिजनेसमैन जो अपने आसपास की जो रिकॉर्डिंग्स हैं, आपके आसपास की जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके आसपास के जो भी एनवायरनमेंट्स हैं जो हमारे बिजनेस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, तो उसके बेसिस पे ही पूरा चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से आप लोगों को बहुत सारे एमसीक्यूज और प्लस बहुत सारे आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, राइट। क्योंकि इसमें आप लोगों को जनरली 5 ऐसे एनवायरनमेंट दिए हुए हैं जो हमारे बिजनेस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से या तो हमें बहुत प्रॉफिट होता है या तो जनरली हमें बहुत ज्यादा लॉस होता है, राइट। तो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना, राइट। सबसे पहले इसमें वर्ड दिया हुआ है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट मीन सिंपल से वर्ड होता है दैट इज सराउंडिंग्स। जो हमारे बिजनेस के आसपास की सराउंडिंग्स होती है उसे हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। बट यहाँ पे आप लोगों को उसमें कोरिलेट कर रहा था बिजनेस से। तो बिजनेस मीन्स अवर ट्रेड दैट इज गुड्स और सर्विसेज को जनरली हम जब बाय और सेल करते हैं तो उसको यहाँ पे अपन लोग जनरली सिंपल वर्ड में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस बोलते हैं। तो चैप्टर में 3 में आप लोगों को बिजनेस एनवायरनमेंट दिया हुआ, मतलब बिजनेस के आसपास की जो सराउंडिंग्स है, बिजनेस के आसपास की सराउंडिंग्स से रिलेटेड पूरा चैप्टर दिया हुआ है। सो सबसे पहले इसका अपन मीनिंग समझते हैं, राइट। जैसे कि सच लिखा हुआ है कि बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स all the forces and all the institution which is outside the firm but which is its member bus deal with to achieve the organizational purpose, right। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा फोर्सेस और ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे बिजनेस फर्म के आउटसाइड हैं बट वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में डील करते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। तो ऐसे फोर्सेस और ऐसे इंस्टीट्यूशंस को हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने दो वर्ड्स पढ़े, फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशन। अब फोर्सेस स्पेसिफिक जैसे आपको दिख रहे हैं कि फोर्सेस मींस जैसे इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, राइट। तो ये कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो हमारे बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। सेकंड हमको वर्ड दिया था इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस को हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं दैट इज अवर ऑर्गेनाइजेशंस और एनी अवर फोर्सेस और एनी अवर जो भी चीज हमारे बिजनेस के ऊपर क्या करती है, इंपैक्ट करती है, उसको अपन इंस्टीट्यूट्स भी बोल सकते हैं। अब उस इंस्टीट्यूट्स में आपकी कोई भी फर्म हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, राइट। तो जैसे यहाँ पर आप लोगों के इंस्टीट्यूशन में दे रखे सप्लायर्स, आपके दे रखे कस्टमर्स और आपके कॉम्पिटिटर्स। सप्लायर्स मींस जो हम लोगों को गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं। कस्टमर मींस हमारे कस्टमर्स जो हमको जनरली पैसा दे रहे हैं और जिनको हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं। थर्ड वर्ड दिया हुआ हमारे कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स मतलब हमारे वो पर्सन जो हमको मार्केट में कॉम्पीट कर रहे हैं, तो इनकी वजह से हमारे मार्केट में हमारे ऊपर क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये ऐसे दो जनरली कॉमन वर्ड्स हैं, फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस। ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट में फोर्सेस और इंस्टीट्यूशंस जो हमारे बिजनेस के आउटसाइड है बट फिर भी वो हमारे बिजनेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने वर्ड यूज करा है दे आर आउटसाइड द फर्म बट with which its members and must deal to achieve the organization purpose। क्या मतलब हुआ इसका कि वो हमारे आउटसाइड दी फर्म है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, ये फोर्सेस और ये इंस्टीट्यूशंस, बट फिर भी वो हमारे मेंबर्स हैं, हमारे से कनेक्टेड हैं और जिनसे हमको डील करना कंपलसरी है, राइट। और जिसकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन पर्पस क्या होगा, अचीव होगा। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर इस बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग को समझें तो बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब वो सारे फोर्सेस, वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो हमारे फर्म के आउटसाइड हैं बट उनसे हमको डील करना कंपलसरी है और डील करेंगे तो ही हम क्या अचीव कर पाएंगे, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस और हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे उन सारे फोर्सेस और उन सारे इंस्टीट्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज अवर बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। फिर इसी में आगे आप लोगों को और भी द फर्म इज एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं।
जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है कि हमारे कस्टमर्स होते हैं, हमारे वेंडर्स होते हैं, हमारे सप्लायर्स होते हैं, हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, हमारे स्टाफ मेंबर्स होते हैं, ये सब हमसे कनेक्टेड है और ये सब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली हमसे कनेक्टेड है और ये हमारे साथ मिल करके हमारे बिजनेस को कंप्लीट करने में, हमारे ट्रांजेक्शन को, हमारे डील को कंप्लीट करने में हमें हेल्प कर रहे हैं। बट कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बियॉन्ड दी कंट्रोल होते हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस। तो दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस मतलब ऐसे फोर्सेस जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के विद इन दी है, और एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बियॉन्ड है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। तो यहाँ पे उसी को रेफरेंस दिया हुआ है, द फर्म मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज एक्सटर्नल फोर्सेस एंड द इंस्टीट्यूशन। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इस एक्सटर्नल फोर्सेस से बहुत ज्यादा अवेयरनेस में रहना चाहिए। व्हाई? बिकॉज ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है और इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी गवर्नमेंट, हमारी मिनिस्ट्री, जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा आरओसी, राइट, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, है ना, मिनिस्ट्री हो गई हमारी, गवर्नमेंट हो गई, आरओसी हो गई, राइट। तो ये लोग ऐसे हैं जिनके रूल्स रेगुलेशंस हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, बट हम इनके रूल्स एंड रेगुलेशन और इनको हम कंट्रोल मैनेज नहीं कर सकते। बट इनके बिना भी हम बिजनेस कंप्लीट नहीं कर सकते, हमारा एक भी ट्रांजेक्शन इनके इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं हो सकता। अगेन देयर इज एग्जांपल ऑफ बैंक। एक बैंक भी होती है, हमारे आरबीआई भी होता है, हमारा मनी ट्रांसफर भी होता है, पैसा ट्रांसफर भी होता है, राइट। हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम विदाउट बैंक हमारे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते और आरबीआई और बैंक के रूल्स रेगुलेशन को कंट्रोल मैनेज नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस, राइट। और ये कुछ ऐसे क्या होते हैं, इंस्टीट्यूट, जैसे आरबीआई हो गया, राइट, हमारा मिनिस्ट्री हो गया, हमारी गवर्नमेंट हो गई। तो ये सब क्या है, हमारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे ऐसे फोर्सेस हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। तो उनको हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, उनके रूल्स रेगुलेशन हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो दैट्स व्हाई हमको उनसे अवेयर रहना बहुत जरूरी है, राइट। सेकंड दिया हुआ है कि the firm must be keeping in mind these forces and institutions so that the organization objectives are achieved। तो हमको इन लोगों से बहुत ज्यादा अवेयरनेस रखना पड़ती है, हमको बहुत ज्यादा इन लोगों के रूल्स रेगुलेशन पे ध्यान रखना पड़ता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल, हम सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं। रिसेंटली कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ने जीएसटी एप्लीकेबल करा, कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन हमारे इंडिया पे एप्लीकेबल करा था। डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, नोटबंदी, जैसे आप सब जानते हैं। 500 और 1000 के नोट गवर्नमेंट ने क्या कर दिए, बैन। तो गवर्नमेंट ने ये चीज, डिमोनेटाइजेशन, हमारे इंडिया पे एप्लीकेबल करा। तो एप्लीकेबल करने से हमारे यहाँ पे 500 और 1000 के जो डिनोमिनेशन के नोट्स और जो करेंसी थी वो क्या हो गई, बंद हो गई, राइट। बट हमारा उस पर कोई कंट्रोल मैनेजमेंट नहीं था। हम उस रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट ना अपोज कर सकते हैं, ना हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा सकते हैं। तो उस रूल रेगुलेशन को हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया, उसको हमें मानना पड़ा, डिमोनेटाइजेशन को हमको एप्लीकेबल करना पड़ा। फिर कुछ दिनों बाद जब गवर्नमेंट ने उस 500 और 1000 के नोट में एक्सचेंज का एक रूल लेकर के आया कि आप 500 और 1000 के नोट को क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। तो अब डिमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन था, अब इसको हमको बहुत ज्यादा माइन्यूटली क्या करना पड़ा, ऑब्जर्व करना पड़ा। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन विदाउट पैसा काम ही नहीं कर सकता। विदाउट, क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था क्लास 11th में, या आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि मनी इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। मतलब पैसा जो है हर बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है। मतलब आप बिना पैसे के, बिना फंड्स के बिजनेस नहीं कर सकते। और पैसा जनरली हमारा रोटेशन चलाता ही कौन है, हमारा आरबीआई और हमारी गवर्नमेंट। प्लस हमारा जो पैसा है वो ट्रांसफर कौन करता है, हमारी बैंक करती है। तो बैंक के इन्वॉल्वमेंट के बिना, आरबीआई के इन्वॉल्वमेंट के बिना हम अपना बिजनेस ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं कर सकते। अब आरबीआई ने और बैंक ने जो नया रूल रेगुलेशन स्टार्ट करा, तो वो हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट कर रहा है। तो ऐसे ही कुछ फोर्सेस होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बियॉन्ड दी कंट्रोल होते हैं, बट उनका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बिल्कुल पड़ता है, राइट। तो वेरी इन सिंपल लैंग्वेज, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, हम लास्ट उसको सम अप करते हैं मीनिंग को। क्या लिखा हुआ है कि बिजनेस एनवायरनमेंट मींस इट इज द सराउंडिंग्स इन व्हिच बिजनेस एग्जिस्ट। कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, एक ऐसा सिंपल हमारा सराउंडिंग्स है जिसमें हमारा बिजनेस क्या करता है, एग्जिस्ट करता है।
तो उसी सारी सराउंडिंग्स को हम क्या बोलते हैं, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। आई होप मीनिंग सबको क्लियर होगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो हमारे बिजनेस के आसपास की जो भी सराउंडिंग्स है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो हमारा टेक्नोलॉजी हो, चाहे हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस हो, चाहे हमारी सोसाइटी के ट्रेंड्स हो, चाहे हमारी सोसाइटी का कोई भी ट्रेडिशन हो, चाहे हमारी सोसाइटी का कोई भी कस्टम हो, चाहे वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो, चाहे वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो इन सारी चीजों को जो हमारे आसपास की क्या है सराउंडिंग्स है, तो इन सारी सराउंडिंग्स में जहाँ पे हमारा बिजनेस क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, तो इन सारी चीजों को यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, अपना बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। फिर नेक्स्ट हम लोगों को इसी के कुछ फीचर्स दिए हुए और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है जो हम पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसके कुछ हमारे क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट। जिसमें सबसे पहले हमारा आएगा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। सबसे पहले वापस वही बात कर रहे हैं हम लोग कि जो भी हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बियॉन्ड दी कंट्रोल होते हैं, तो उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस। तो वो सारे फोर्सेस जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बियॉन्ड है, तो हम उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस। अब इसकी भी दो कैटेगरी है, फर्स्ट इज स्पेसिफिक फोर्सेस एंड सेकंड इज जनरल फोर्सेस, राइट। तो स्पेसिफिक फोर्सेस में आपके कौन कौन आ गए, इन्वेस्टर्स आ गए, आपके कॉम्पिटिटर्स आ गए, आपके कस्टमर्स आ गए, राइट, जो हमारे बिजनेस पे क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, राइट। तो वो हमारे बिजनेस पे क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और जिसमें आपके इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड कस्टमर्स। अब आपको ऐसा सोचने में आ रहा होगा कि हमारे जो इन्वेस्टर्स है, वो इन्वेस्टर्स हमारे बिजनेस पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो इन्वेस्टर्स की अगर अपन बात करें तो इन्वेस्टर्स और फंड्स आपने दो टाइप के पढ़े होंगे, दो कैटेगरीज के पढ़े होंगे, है ना। जैसे एक इन्वेस्टर होते हैं हमारे ऑनर्स फंड और एक होते हैं हमारे बोरोड फंड। तो दो टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ऑनर्स फंड तो ऑनर्स होते हैं हमारी कंपनी के, बोरोड फंड जो हम पैसा मार्केट से बोरो करके लाते हैं। तो इन्वेस्टर्स अगर हमें पैसा नहीं देंगे, इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो हमारा बिजनेस कैसे रन होगा, राइट। तो इसलिए हम इनको किस में डाल रहे हैं, हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस में। तो स्पेसिफिक में पहले आपका इन्वेस्टर आ गया, दूसरा आ गया आपका कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर आपका एक्सटर्नल फोर्सेस में है, स्पेसिफिक फोर्सेस में है। कॉम्पिटिटर्स कहीं ना कहीं मार्केट में हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के ऊपर, हमारे बिजनेस के ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में मार्केट में जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की अगर अपन बात करें तो मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे बेस्ट एग्जांपल अभी मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस हो रही है आपकी बोट कंपनी, नॉइस कंपनी, स्मार्ट वॉच की कंपनीज। तो मार्केट में जैसे एप्पल और बोट कंपनी दोनों एक दूसरे के कौन बन गए, बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स बन चुके हैं, क्योंकि बोट कंपनी भी स्मार्ट वॉच मार्केट में सेल कर रही है, एप्पल कंपनी भी मार्केट में स्मार्ट वॉच सेल कर रही है। तो दोनों आपस में क्या है, बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। तो दोनों कहीं ना कहीं अपने एक दूसरे के बिजनेस के ऊपर क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं, नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन दोनों के बिजनेस के ऊपर कहीं ना कहीं छोटा मोटा किसी भी एक परसेंटेज का भी इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। तो इसलिए हम लोग उनको किस में डाल के रखे हुए, स्पेसिफिक फोर्सेस में। फिर थर्ड वर्ड दिया कस्टमर्स। कस्टमर्स मीन्स हमारे वो पर्सन जो हमारे देवता हैं, हमारे भगवान हैं, जिनको हम जनरली डायरेक्टली इनडायरेक्टली गुड्स क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो कस्टमर्स अगर हमारे ज्यादा हो गए, कस्टमर्स हमारे कम हो गए, हमारी सेल्स बढ़ गई, हमारी सेल्स कम हो गई, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट करते हैं। तो कस्टमर्स को हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई सा भी प्रोडक्ट हो, हमको मार्केट में किसको सेल करना है, हमारे कस्टमर्स को। अगर हमारे मार्केट में कस्टमर्स बढ़ गए तो हमारी सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मार्केट में हमारे कस्टमर्स डे बाय डे कम होते जा रहे हैं, सेल्स डे बाय डे कम होती जा रही है, तो हमारा प्रॉफिट भी डे बाय डे कम होता जाएगा। और जब अगर हमारा प्रॉफिट कम होगा तो मार्केट में अपने जो भी हमारे ऑनर्स हैं, जो भी हमारे बिजनेसमैन हैं, जो भी हमारे प्रोप्राइटर्स हैं, उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और जब उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो मार्केट में हम लोगों को कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, हम बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे। और जब हम बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आप लोगों को तीन वर्ड्स दिए हुए हैं स्पेसिफिक फोर्सेस में। फर्स्ट इन्वेस्टर्स, सेकंड कॉम्पिटिटर्स एंड थर्ड वर्ड इज योर कस्टमर्स, राइट। फिर नेक्स्ट आपको दिया हुआ जनरल फोर्सेस। जनरल
अगेन आप लोगों को कुछ वर्ड्स दिए हुए, जैसे दिया हुआ सोशल, सेकंड दिया हुआ है पॉलिटिकल, थर्ड दिया इकोनॉमिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, जो हमारे फर्म पे इनडायरेक्टली क्या करती है, इम्पैक्ट करती है ना। फर्स्ट हमने पढ़ा था कि जो हमारे फर्म पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, तो डायरेक्टली इम्पैक्ट कौन कौन करते हैं, जैसे हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं और हमारे कस्टमर्स होते हैं। तो ये हमारे बिजनेस पे इन्फ्लुएंस करते हैं, बट ये लोग इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, डायरेक्टली, क्योंकि अगर कस्टमर कम होंगे तो डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा, कॉम्पिटिटर्स कम ज्यादा होंगे तो डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी सेल्स प्राइस, हमारे प्रोडक्ट की प्राइस, हमारा प्रॉफिट मार्जिन, ये सब चीजें कॉम्पिटिटर्स की वजह से चलता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स अगर हमारे कंपनी के मार्केट में ज्यादा कम हो गए, राइट, हमको ज्यादा फंडिंग चाहिए थी, मार्केट से कम फंडिंग मिली, हमको बहुत ज्यादा फंडिंग चाहिए थी, बहुत कम फंडिंग मिली, तो इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करा हमारी कंपनी में, तो बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये लोग सब डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट कर रहे हैं, राइट। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे फर्म पे कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं, राइट। वो आज इम्पैक्ट नहीं होगा वो, बट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्यूचर में कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पे क्या होगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्टली, मतलब वो हो गए आपके जनरल फोर्सेस। अब इस पे डिस्कस करते हैं अपन। पहला वर्ड आप लोगों को दिया हुआ है, पहला आपको यहाँ पे जनरल फोर्सेस का दिया हुआ है सोशल, सोशल एनवायरनमेंट, मतलब हमारी सोसाइटी, सोसाइटी भी कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पे, हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर करती है, क्योंकि सोसाइटी में हमारा बिजनेस चल रहा है, हमने सोसाइटी के रिसोर्सेस लिए, हमको सोसाइटी को कुछ ना कुछ रिवर्ट देना है, सो दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी होती है वो सोसाइटी भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती है। जैसे मार्केट में, सोसाइटी में पब्लिक का, जनरल पब्लिक का मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट्स की डिमांड चेंज हो रही है, एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही है, तो एक्सपेक्टेशंस चेंज होते होते, मार्केट में ट्रेंड चेंज होते होते, कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हो रहा है, कस्टमर्स का प्रेफरेंसेस चेंज हो रहा है। कस्टमर्स आज की डेट में एनालॉग वॉच पहनना पसंद नहीं करते, कस्टमर्स आज के मार्केट में क्या पहनना पसंद करते हैं, स्मार्ट वॉच। एनालॉग वॉच के जो ट्रेंड है वो डे बाय डे थोड़ा सा कम होता जा रहा है। यस, कुछ कस्टमर्स होते हैं जो एनालॉग वॉच भी पहनते हैं, वो मना नहीं कर रहा हूँ, बट मार्केट में डे बाय डे जो यंग जनरेशन है, तो वो लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, जनरली स्मार्ट वॉच ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर हमारे सोसाइटी और हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है, उसकी नीड्स, उसकी वांट्स, उसके एक्सपेक्टेशंस, कस्टमर्स का प्रेफरेंसेस, टेस्ट, सब चेंज होता जा रहा है। जैसे आज की डेट में मार्केट में जनरली कस्टमर्स जो हैं वो अपना साथ में अपना मोबाइल फोन लेकर के चलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन लैपटॉप और टैब्स, क्योंकि मोबाइल फोन में आपने देखा होगा सैमसंग का जिस नया फोन लॉन्च हुआ है, दैट इज द टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, आई नो, बट मार्केट में कस्टमर्स का ट्रेंड चेंज हो रहा है, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही है, तो कंपनी को ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ा, तो उसकी वजह से मार्केट में जनरली हमको अपना प्रोडक्ट चेंज करना पड़ा, और मार्केट में हमारा ट्रेंड चेंज हुआ, कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हुआ, तो उसकी वजह से सोशल एनवायरनमेंट और सोसाइटी हमारे बिजनेस के ऊपर क्या करती है, इम्पैक्ट करती है, राइट। सेकेंड क्या हुआ हमको, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब हमारी पॉलिटिकल पार्टी, हमारा एट प्रेजेंट जो पॉलिटिकल सिस्टम है, एट प्रेजेंट हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एट प्रेजेंट हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है, पॉलिटिकल लीडर काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी का जो बैकग्राउंड है, ये सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करते हैं, हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको सेकंड वर्ड क्या दिया हुआ है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल पार्टी, राइट। थर्ड दिया हुआ आप लोगों को इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट और इकोनॉमिकल कंडीशन। जैसे कि आप लोग सब इकोनॉमिकल सब्जेक्ट्स और इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ ही रहे हैं, तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों को हमारी कंट्री की जीडीपी के बारे में बात करी है, हमारी कंट्री की जीडीपी के साथ में हमारी कंट्री की नेशनल इनकम की बात करी है। तो आपके इकोनॉमिक्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी टॉपिक्स हैं, तो उन सारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों के ऊपर ये बिजनेस के ऊपर क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। तो फर्स्ट वर्ड हमने डिस्कस करा सोशल, सेकेंड एनवायरमेंट हमने डिस्कस करा पॉलिटिकल, थर्ड हमारा हो गया इकोनॉमिकल। तो हमारी कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन भी, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस के ऊपर क्या करती है, इम्पैक्ट करती है, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपको दिया हुआ है लीगल एनवायरमेंट। लीगल एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है कि लीगल एनवायरमेंट मतलब कि हमारे इंडिया के कंट्री के लॉ, हमारी कंट्री के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे ऊपर इम्पैक्ट जरूर करते हैं, राइट। क्योंकि हमारे जो कानून व्यवस्था है, हमारे इंडिया की जो लॉ है, हमारे कंट्री का जो रूल्स रेगुलेशंस है, ये सब हमारे ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि 11th के बीएस में आप लोगों ने बहुत सारे एक्ट्स पढ़े होंगे,
कंपनीज एक्ट, इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, राइट, हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो ये सब आपने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो पढ़े हैं, इसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं, बहुत सारे एक्ट दिए हुए हैं। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करते हैं, हमारे लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, और लीगल एनवायरनमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली लॉ रूल्स रेगुलेशन हमारे ऊपर क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, राइट। तो इसकी वजह से हमारे ऊपर बिजनेस के ट्रांजेक्शन के ऊपर, बिजनेस के ऊपर उसका कहीं ना कहीं क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, राइट। नेक्स्ट एनवायरनमेंट हमको दिया हुआ है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, राइट। एज सच वैसे तो आपकी जो जनरेशन है बहुत अच्छे से जानती है कि जो टेक्नोलॉजी है आज की डेट में बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी है, टेक्नोलॉजी आज की डेट में बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, क्योंकि हमारे इंडिया का जो आईटी इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। प्लस हमारे यहाँ पे डे बाय डे रोज नई टेक्नोलॉजी आ रही है, डे बाय डे रोज नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, रोज डे बाय डे नए मोबाइल फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, राइट। तो दैट्स वाई टेक्नोलॉजी जब बढ़ती है, टेक्नोलॉजी जब एडवांस होती है, तो हमारे बिजनेस को भी हमको अपडेट करना पड़ता है, उस टेक्नोलॉजी को हमको कहीं ना कहीं अडॉप्ट करना पड़ता है। तो जब हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से हमारा बिजनेस ग्रो करता है, और जब हमारा बिजनेस ग्रो करता है तो कहीं ना कहीं हमको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी भी क्या कर रही है, हमारे बिजनेस के ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये सब सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल, ये सारे एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस में डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बिजनेस के लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं हमारे ऊपर क्या करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आप लोगों को दो फोर्सेस दिए हुए हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस, राइट। सेकंड फीचर आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि ये जितने भी फोर्सेस होते हैं, ये जितने भी एनवायरनमेंट होते हैं, राइट, ये सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो आपको थर्ड फीचर यही दिया हुआ है कि ये जितने भी फोर्सेस हैं, ये सब फोर्सेस इंटर रिलेटेड है। इन सब फोर्सेस का क्या है, इंटर रिलेशन है। इंटर रिलेशन मतलब कि ये सारे फोर्सेस इंटर कनेक्टेड है एक दूसरे से, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल द फोर्सेस, ऑल द फैक्टर्स, राइट, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये सब कैसे है, क्लोजली इंटर रिलेटेड है। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे से क्या है, क्लोजली इंटर रिलेटेड है। ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। कि सोशल एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, बट ऑब्वियस है सोसाइटी हमारी किससे कनेक्टेड है, टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, राइट। और टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ से कनेक्टेड है, हमारे बिजनेस से कनेक्टेड है। तो पॉलिटिकल पार्टी किससे कनेक्टेड है, बिजनेस से कनेक्टेड है, राइट। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है और इंटर कनेक्टेड है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे अपन ने एग्जांपल पढ़ा हुआ है कि जैसे लिखा हुआ है कि इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द हेल्थ केयर has raised the demand for organic food and roasted snacks। जैसे कि आज की डेट में मार्केट में आपकी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन जो है, वो आज की डेट में रोस्टेड स्नैक्स ज्यादा खाना प्रेफर करती है। तो रोस्टेड स्नैक्स जब मार्केट में बढ़ेगा तो बिजनेसमैन की सेल्स बढ़ेगी, क्योंकि कस्टमर्स का टेस्ट क्या हो गया, अगेन चेंज। कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन क्या हो गई, चेंज। तो कस्टमर की जब डिमांड चेंज होती है, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस चेंज होती है, तो उसकी वजह से हमारे बिजनेस पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है। तो ये सारे जितने भी फोर्सेस हैं, ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, कनेक्टेड है, राइट। फिर नेक्स्ट फीचर हम लोगों को दे रखा है डायनेमिक। जैसे कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर में शायद पढ़ के ही आए हैं कि मैनेजमेंट भी अपने आप में डायनेमिक नेचर का होता है ना। फर्स्ट चैप्टर जैसे आपने पढ़ा होगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़ रखा होगा कि मैनेजमेंट अपने आप में डायनेमिक नेचर का है। तो डायनेमिक नेचर का मतलब होता है कि वो बहुत फ्रीक्वेंटली क्या होता है, फास्ट चेंज होता है, राइट। तो मैनेजमेंट के जैसे ही हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो भी क्या है, डायनेमिक नेचर का है। लिखा हुआ है इसके अंदर कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ डायनेमिक इन नेचर, राइट। सो व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग, जो बहुत फ्रीक्वेंटली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, राइट। जैसे कि हमारे यहाँ पे मार्केट में टेक्नोलॉजी बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, ठीक है। मार्केट में कंज्यूमर्स का फैशन चेंज होता है और मार्केट में कस्टमर्स का क्या चेंज होता है, टेस्ट। जैसे अभी रिसेंटली अपन ने डिस्कस करा कि मार्केट में कस्टमर्स का टेस्ट क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। कस्टमर्स का मार्केट में फैशन ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, मार्केट में टेक्नोलॉजीज चेंज होती जा रही है। टेक्नोलॉजी का अपन एग्जांपल डिस्कस करा स्मार्ट वॉच का। कंज्यूमर्स का फैशन चेंज हो रहा है, सॉरी, कस्टमर्स और कंज्यूमर्स का फैशन चेंज हो रहा है, मतलब कस्टमर्स की जो कपड़े पहनने का स्टाइल है वो आपने डे बाय डे देखा होगा, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, राइट। कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हो रहा है। आज की डेट में जनरली जो जनरेशन है वो फास्ट फूड खाना ज्यादा प्रेफर करती है रादर देन घर पे बैठ के खाना खाना,
तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको हम माइंड में रख करके ध्यान रख सकते हैं कि मार्केट क्या हो रहा है, डे बाय डे चेंज हो रहा है। और जब मार्केट चेंज होता है तो कस्टमर का टेस्ट, कस्टमर का प्रेफरेंसेस एंड कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस और कस्टमर्स और कंज्यूमर्स का फैशन, ये भी डे बाय डे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। तो जनरली डायनेमिक नेचर का होता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, और डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जो बहुत फ्रिक्वेंटली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। फिर नेक्स्ट आपको दिया हुआ अनसर्टेनिटी। अब हमने बात करी कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है ना, और उसको हमको एनालाइज करना पड़ेगा। बट उसको हम एनालाइज भी कैसे करें, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है, फ्यूचर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो हमें इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो राइट, तो इसकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अनसर्टन है, जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जिसको हम फोरकास्ट नहीं कर सकते। यस, हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि भैया बिजनेस ऐसा चलेगा, मार्केट ऐसा जाएगा, मार्केट वैसा जाएगा, बट हम एग्जैक्टली अपने मार्केट को सर्टन और बहुत स्पेसिफिक वे में हम लोग कभी भी जज नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई हमको फिफ्थ फीचर दिया हुआ है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टन, एंड उसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि हम जनरली अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर प्रेडिक्ट कर भी ले, है ना, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर भी ले कि फ्यूचर में हमारे क्या चेंजेस होने वाले हैं, फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट क्या करने वाला है, बट हम उसको फुल एक्यूरेसी से एनालाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, किस वे में जा रही है, कैसी टेक्नोलॉजी जा रही है, हमें नहीं पता उसके बारे में, राइट। कि मार्केट में मालूम पड़े आगे ना पीछे, आगे फ्यूचर में जो हम अभी स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं, मालूम पड़े वापस से मार्केट एनालॉग वॉच का आ जाए। मार्केट में जो फैशन अभी चल रहा है आज की डेट में, जो लोग बहुत ट्रेंडी कपड़े पहन रहे हैं, मार्केट में जो फैशन चल रहा है, जो स्टाइल चल रहा है, जो स्टेटमेंट लोगों का आज की डेट में है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हो सकता है लोग वापस बेसिक स्टैंडर्ड्स पे आ जाए, हो सकता है वापस से मार्केट वापस से चेंज हो जाए। तो इसको हम प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं, बट फुल एक्यूरेसी के साथ में प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट और बिजनेस एनवायरनमेंट को हम बिल्कुल एग्जैक्टली फुल एक्यूरेसी के साथ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, वो फिफ्थ फीचर क्या होता है उसका, अनसर्टन। अनसर्टन का मतलब क्या होता है, जिसको हम जनरली एक्यूरेटली और स्पेसिफिकली हम बहुत स्पेसिफिक वे में होकर के सर्टेनिटी के साथ में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, राइट। फिर नेक्स्ट फीचर हम लोगों को दिया हुआ है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी नेक्स्ट फीचर अपन को दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत डिफिकल्ट है। अब अगर हम सोच भी लें कि भाई हम लोगों को मार्केट और बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रेडिक्ट करना है, मार्केट बिजनेस एनवायरनमेंट को हमको एनालाइज करना है, और बिजनेस एनवायरनमेंट में जो मार्केट में जो फ्यूचर चेंजेस होने वाले उसको हमको प्रेडिक्ट करना है, तो अगर हम वो सोच भी लें तो हम उसको प्रेडिक्ट करने जब बैठेंगे और जब सोचेंगे तो वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। क्योंकि हम अगर उसको सोचने बैठेंगे तो मालूम पड़े मार्केट में क्या चेंज हो रहा है और हम क्या सोच रहे हैं। तो उसको हम प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं, बट फुल एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते, अभी हमने पढ़ा, राइट। तो नेक्स्ट हमको फीचर वही दिया हुआ है कि अब अगर हम उसको सोचेंगे भी तो वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगी। हम कैसे सोचें, किस वे में सोचें, क्या ड्राफ्ट बनाए, क्या प्लानिंग बनाए, हम उसको एग्जैक्टली नहीं सोच सकते। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स, राइट, which is easy to understand in parts separately, but it is difficult, राइट, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी। मतलब आप इसको पूरी तरीके से एग्जैक्टली वे में अपने हिसाब से आप इसको फुल एक्यूरेसी से पूरी टोटलिटी से आप उसको एक बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं समझ सकते, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कॉम्प्लेक्सिटी। कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसको आप अपने अच्छे तरीके से, बिल्कुल एग्जैक्टली तरीके से और एक्यूरेसी के साथ में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट ऐसा जाएगा, मार्केट वैसा जाएगा, फ्यूचर में भाई वो नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, फ्यूचर में वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी, आज वो टेक्नोलॉजी चल रही है, तो हो सकता है मार्केट की आज की जो टेक्नोलॉजी है वो भी कुछ सालों बाद फेल हो जाए, हो सकता है मार्केट में जो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आने वाली है वो फेल हो जाए। तो हम प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं, बट उसको पूरी एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते, राइट। फिर लास्ट फीचर हमको दिया हुआ है रिलेटिविटी। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपका इम्पैक्ट कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन और फर्म टू फर्म चल सकता है। जैसे कि हमारे इंडिया में जनरली प्रोडक्ट्स की डिमांड अलग है, ठीक है, और फॉरेन कंट्रीज में कपड़ों की ट्रेंड की फैशन इंडस्ट्री की डिमांड अलग है। इंडिया में फैशन इंडस्ट्री की डिमांड जनरली आपकी इंडियन कल्चर, जो हमारे कुर्ता पजामा हो गया, हमारे पैंट शर्ट हो गए, इनका ट्रेंड ज़्यादा है, राइट। और अगर हम फीमेल्स में बात करें तो फीमेल्स में जनरली साड़ीज का ट्रेंड ज़्यादा है इंडिया में,
राइट। सूट्स का ट्रेंड ज़्यादा है इंडिया में, बट अगर अपन फॉरेन कंट्री की बात करें तो फॉरेन कंट्री में जनरली फॉर्मल्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जीन्स शर्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब वहाँ पे पहनने का कपड़ों का ट्रेंड अलग है, तो इसलिए वहाँ पे प्रोडक्ट्स की डिमांड अलग है, वहाँ का मार्केट ही अलग है। और इंडिया में प्रोडक्ट्स की डिमांड अलग है, कपड़ों की डिमांड अलग है, ट्रेंड अलग है, फैशन अलग है, तो उसकी वजह से इंडिया में प्रोडक्ट की डिमांड भी अलग है, तो मार्केट भी बहुत अलग है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर वही डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पैक्ट भी अलग अलग कंट्री में अलग अलग वे में और अलग अलग डिफर अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है। जैसे अगर किसी का बिजनेस स्मॉल स्केल है तो बिजनेस का स्मॉल स्केल का इम्पैक्ट अलग पड़ेगा मार्केट में, राइट। मार्केट में अगर आपका बिजनेस बहुत लार्ज स्केल पे है तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है मार्केट में, ठीक है। जैसे अगर अपन कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो अगर हम छोटी शॉप से खरीदने जाएंगे तो उसका मार्केट में सेल्स अलग होगी, प्राइस अलग होगी, प्रॉफिट मार्जिन अलग होगा, कपड़े की क्वालिटी अलग होगी। और अगर हम यही कपड़े अगर रिलायंस ट्रेंड से खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे प्राइस अलग होगी, वहाँ पे कपड़े की क्वालिटी अलग होगी, वहाँ का ट्रेंड अलग होगा और सारी चीज़ें अलग होगी। और उस रिलायंस ट्रेंड्स का जो बिजनेस है उसका मार्केट में इम्पैक्ट अलग होगा। तो दोनों की बात करें तो दोनों का बिजनेस का साइज स्केल अलग अलग है, दोनों फर्म अलग अलग है। अब रीजन टू रीजन की बात करें तो इंडिया एक रीजन है, अपने आप एक नॉर्थ साउथ ये ईस्ट वेस्ट ये सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन अलग अलग होते हैं। तो रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री एंड इवन फर्म टू फर्म यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिफर करती है। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत को रिलेट करते हैं, बट फिर भी इन लोगों का बिजनेस क्या होता है, डिफर होता है और बिजनेस अलग अलग कॉन्सेप्ट काम करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आप लोगों को, अच्छा सिंपल सा छोटा एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं, राइट, वो सॉफ्ट ड्रिंक से जूसेस पे क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। तो मार्केट में जूस कंपनीज जो है उनका मार्केट में क्या बढ़ता जा रहा है, बिजनेस। जैसे मार्केट में आपने ब्रांड सुने होंगे, रियल जूस है ना, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में जिनका जनरली जूस मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। तो मार्केट में आज की डेट में लोग जनरली डे बाय डे किस पे शिफ्ट हो रहे हैं, जूस पे शिफ्ट हो रहे हैं रादर देन दे कंज्यूम सॉफ्ट ड्रिंक। तो सॉफ्ट ड्रिंक से मार्केट कहाँ शिफ्ट हो रहा है, जूस सेगमेंट पे। तो दोनों अपने आप में बिजनेस है, दोनों अपने आप में उन लोगों के अपने अपने रीजन हैं। आज भी अगर आप फॉरेन कंट्री जाएंगे तो फॉरेन कंट्री में लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लोग जूसेस पीना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इंडिया में जूस कंपनी के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है, फॉरेन कंट्री में सॉफ्ट ड्रिंक वाली कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मार्केट है। तो दोनों रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, इन लोगों के बिजनेस के सेगमेंट्स बहुत अलग अलग हैं। और जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आप लोगों को कि इंडिया में जनरली ट्रेडिशनल कपड़ों का ट्रेंड ज़्यादा है, बट फॉरेन कंट्री में, फॉरेन कल्चर में आप अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा है, वहाँ पे वेस्टर्न ट्रेडिशन ज़्यादा पहने जाते हैं, वहाँ पे वेस्टर्न कपड़े ज़्यादा पहने जाते हैं। तो वहाँ पे जीन्स, फॉर्मल्स, पैंट शर्ट्स, सूट्स ज़्यादा पहने जाते हैं, राइट। 3 पीस सूट, 5 पीस सूट वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। बट अगर अपन इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे अब तो पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं, जीन्स पहन के घूम रहे हैं, बहुत कैजुअल कपड़े पहन के घूम रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे ट्रेंड अलग है, वहाँ पे ट्रेंड अलग है, बट फिर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के बिजनेस को हेल्प करते हैं। बट फिर भी इन लोगों का बिजनेस क्या होता है, डिफर होता है, अलग अलग होता है, राइट। तो यहाँ पे जनरली कुछ ऐसे 5 फीचर्स हम अभी रीड करके आए हैं, 6 7 फीचर्स, सॉरी 7 फीचर्स हमने अभी रीड करे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, ठीक है। फर्स्ट हमने पढ़ा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, जिसमें आप लोगों ने टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस से अपन ने इसको कनेक्ट करा, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस को, है ना। फिर नेक्स्ट फीचर हमने पढ़ा इंटर रिलेशंस, कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सारे इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट फीचर हमने पढ़ा फोर्थ डायनामिक इन नेचर, जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, जो हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट करता है। फिर दिया हुआ अनसर्टेनिटी, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अनसर्टन है, जिसको हम प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं बट थोड़ा बहुत कर सकते हैं, अनएक्यूरेट तरीके से कर पाएंगे, एक्यूरेसी से थोड़ा बहुत कर पाएंगे, राइट। फिर नेक्स्ट फीचर हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी, कि बिजनेस एनवायरनमेंट को आपने सोचा कि अगर अपन एनालाइज करें, अपन उसको समझने जाए तो हम उसको इतनी जल्दी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। 7 दिया हुआ रिलेटिविटी, मतलब कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत हमारा एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, बट वो काम काय पे करता है, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग रीजन और अलग अलग फॉर्म से बेसिस पे। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो 7th फीचर है वो हमारा रिलेटिविटी है, राइट। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, सॉरी बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ ऐसे 7 फीचर्स हैं जो हमारे बिजनेस के ऊपर क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, राइट, क्लियर, यस। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपन को दिया हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट।
हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग समझ लिया, राइट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब कि वो जो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स है जहाँ पे हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है, राइट। और बिजनेस एनवायरनमेंट के जनरली दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम ये सोच सकते हैं कि बिजनेस के ऊपर हमारे ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो फोर्सेस है वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, राइट। बट अब इस इम्पैक्ट को इफ इन एनी केस हमें कम करना है ना, कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट है वो हमारे पर ज्यादा पड़ रहा है, तो हमारे बिजनेस में हो सकता है कि हमें बहुत ज्यादा हैवी लॉसेस हो जाए। तो उस लॉस को कम करने के लिए, बिजनेस एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम ऐसा क्या करें, राइट। तो इससे अच्छा कि बिजनेस एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़े, तो इसलिए हम बिजनेस एनवायरनमेंट को पहले से ही प्लानिंग में डालते हैं कि प्लानिंग के टाइम पे हम बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, एनालाइज कर लेंगे, ताकि बिजनेस एनवायरनमेंट का जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको हम थोड़ा सा क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, राइट। तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइमली, प्रॉपरली एंड एक्यूरेटली हमको स्कैन और एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइमली, एक्यूरेटली और एप्रोप्रिएटली हमने उसको स्कैन कर लिया बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो हमको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे और बहुत सारे हमको उसके क्या मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे। सो दैट्स व्हाई बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हम एनालाइज करते हैं, स्कैन करते हैं, तो उसके हमको क्या मिलते हैं, कुछ एडवांटेजेस रिसीव होंगे, जिसमें हमको पहला दिया हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये वही बात कर रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आपने टाइमली, एक्यूरेटली, प्रॉपरली आपने अगर स्कैन कर लिया, तो आपको उसके क्या बेनिफिट्स रिसीव होंगे और बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन और एनालाइज करने का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जिसमें आपको फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इट मींस कि अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया, एक्यूरेटली तरीके से आपने एप्रोप्रिएट तरीके से स्कैन कर लिया कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का हम पे कब, कैसा और कितने रेशो में इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो स्कैनिंग को अगर हम प्रॉपरली तरीके से कंडक्ट करेंगे, तो उसमें हमको सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एंड उस अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे हमें सबसे क्या मिलेगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत जल्दी, टाइम के साथ रहते हुए अगर पहले से ही स्कैन कर लेंगे, तो हमें फ्यूचर की जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो हमको आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा। और जब हम सबसे पहले मार्केट की बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लेंगे, एनालाइज करके हम बैठ जाएंगे, तो सबसे पहला एडवांटेज हमें ही मिलेगा। तो आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंस यही दिया हुआ है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड टू गेट दी फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आप जितनी जल्दी मार्केट में बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लोगे, उतनी जल्दी ही आपको उसका क्या मिलेगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, राइट। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मारुति जो कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है, मारुति सुजुकी का नाम आप सबने सुना होगा। कि मारुति सुजुकी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो आज की डेट में हर प्लेस पे आपको मारुति की कार दिखेगी, हर एरिया में आपको मारुति की कार मिलेगी, हर कॉलोनी में आपको मारुति की कार मिलेगी। तो मारुति ने ऐसा क्या किया, तो मारुति ने सबसे पहले, मारुति सुजुकी ने इंडिया में एक जॉइंट वेंचर बनाया। आपने लास्ट ईयर पढ़ाई होगा, ठीक है, 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज में दिया हुआ जॉइंट वेंचर एक टॉपिक, उसमें एग्जांपल दिया हुआ मारुति सुजुकी। कि मारुति सुजुकी ने सबसे पहले इंडिया के बिजनेस को, इंडिया के मार्केट को, लोगों की एक्सपेक्टेशंस को, इंडिया के लोगों की डिमांड को, लोगों की नीड्स को आइडेंटिफाई किया। और सबसे पहले इंडिया में उन्होंने हैचबैक कार को इंट्रोड्यूस किया। हैचबैक कार का मतलब सबसे छोटी कार, जो इंडिया में सबसे ज्यादा मारुति फेमस होती है, जिसके लिए जैसे बलेनो, स्विफ्ट, तो इन सब कार, छोटी कारों को हम क्या बोलते हैं, हैचबैक, हैचबैक सेगमेंट, राइट। तो इनसे पहले इनकी एक सबसे फेमस कार है जिसका नाम है मारुति ऑल्टो। बट मारुति ऑल्टो भी एक रीडिजाइंड है और रीस्ट्रक्चर्ड है मारुति सुजुकी की 800 का, राइट। तो मारुति 800 इंडिया की सबसे पहली एक छोटी कार थी, जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली, जिसको हम 2-3 लोगों की फैमिली बोलते हैं, राइट, 2-4 लोगों की, हम दो हमारे दो, राइट। तो 3-4 लोगों के लिए इंडिया में सबसे ज्यादा कार्स की डिमांड थी,
जिसको अपन न्यूक्लियर छोटी फैमिली बोलते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांड थी छोटी कार। तो मारुति ने बिजनेस एनवायरनमेंट को, मार्केट को एनालाइज करा। उसे ये पता पड़ा कि बहुत जल्दी इंडिया में Hyundai आने वाला है, टाटा आने वाला है। टाटा तो वैसे यहाँ का ही है, पर टाटा की कार्स भी इंट्रोड्यूस होने वाली है। प्लस हमारे यहाँ पर वोक्सवैगन आने वाला है। तो ऐसे नए नए बहुत सारे ब्रांड्स आज नहीं तो कल 2-5 साल में बहुत जल्दी इंडिया आने वाले हैं। तो उसकी वजह से मारुति ने मार्केट को एनालाइज करा, मार्केट की अपॉर्चुनिटी निकाली, और आज भी मार्केट में मारुति को सबसे ज्यादा मार्केट का क्या मिलता है, एडवांटेज। आप अपनी फैमिलीज में देख लो, अपने रिलेशंस में देख लो, अपने रिलेटिव्स में देख लो, फ्रेंड्स एंड कलीग्स में देख लो, आपकी कॉलोनी में खड़ो के देख लो, आपको मारुति की 2-4-5 कार जरूर दिखेगी। तो मारुति ने सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करा, वहां से मार्केट की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करी, एंड उस अपॉर्चुनिटी का आज भी उनको क्या मिल रहा है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आपको हेल्प करेगा क्या आइडेंटिफाई करने में, वहां के एडवांटेजेस, अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे मार्केट में आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे, बेनिफिट्स। और बेनिफिट्स भी कैसे मिलेंगे, आपके कॉम्पिटिटर से पहले, और उसी का आपको मार्केट में फ्यूचर में क्या मिलेगा, एक रेपुटेशन, एक गुडविल, एक पायोनियर। सो दैट्स व्हाई आपको फर्स्ट एडवांटेज दिया हुआ बिजनेस एनवायरनमेंट का, कि बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर हम अच्छे से एनालाइज करें, अच्छे से उसको हम प्रोडिक्ट कर ले, तो उसकी वजह से हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, उसकी वजह से हम एनालाइज की वजह से मार्केट की अपॉर्चुनिटी को क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई, और आइडेंटिफाई करने के बाद हमको सबसे पहले उसका क्या मिल जाएगा, एडवांटेज। राइट, क्लियर। तो जैसे मार्केट में एक और छोटा सा एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि जैसे मार्केट में रिसेंटली अभी कुछ सालों में एक कंपनी है, इसका नाम है बोट कंपनी, जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में बहुत फेमस है और बहुत धूम मचा रही है, आपको पता ही होगा। तो बोट कंपनी ने मार्केट में अफोर्डेबल, बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली स्पीकर्स इंट्रोड्यूस करे, नेक बैंड्स इंट्रोड्यूस करे, है ना, ईयरबड्स यूज करे जो आप लोग यूज करते हैं, राइट। तो इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में उन्होंने अफोर्डेबल लॉन्च करा। तो आज भी जैसे ही हम जनरली अमेजन, फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं, तो हम अगर एक बार भी उस प्रोडक्ट को देखते हैं और एक बार भी हम उस प्रोडक्ट को रेफर करते हैं, तो उस कंपनी ने मार्केट में अफोर्डेबिलिटी की वजह से मार्केट को स्कैन करा था कि इंडिया में जनरली लोगों को अफोर्डेबल चीज चाहिए, कम में बम, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि कुछ छोटा प्रोडक्ट हो, कुछ अच्छा प्रोडक्ट हो, क्वालिटी अच्छी हो, अफोर्डेबल हो और कम प्राइस में मिल जाए। तो ऐसे उस कंपनी ने काम करा इंडिया के लोगों के लिए, और मार्केट में आज भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है, बोट कंपनी। आज भी जो जनरेशन है, अभी जो बच्चे हैं, जनरली कौन सी कंपनी को प्रेफर करते हैं, बोट कंपनी। आप दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स देखने जाएंगे, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखेंगे, तो इट मींस वहां पर कहीं ना कहीं आपको प्राइस रेंज में, क्वालिटी में, अफोर्डेबिलिटी में, क्वालिटी में, वारंटी गारंटी में, पैकेजिंग में, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, राइट। तो इन चीजों की वजह से मार्केट में क्या करते हैं हम लोग, बिजनेस एनवायरनमेंट को पहले ही आइडेंटिफाई करने के लिए, मार्केट की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको स्कैन करते हैं, और जितनी जल्दी आप स्कैन करोगे उतनी जल्दी मार्केट की क्या मिलेगी, अपॉर्चुनिटी। जैसे मारुति को मिली अपॉर्चुनिटी और उसने ग्रैब कर ली, और मार्केट में कस्टमर्स को उसने अच्छा खासा ग्रैब कर लिया, अच्छा खासा मार्केट बना लिया, और आज भी मारुति को क्या मिल रहा है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है। सेकंड क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। आप जितनी जल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट, मार्केट को एनालाइज करोगे, स्कैन करोगे, आपको उतनी ही जल्दी अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी मिलेगी, फ्यूचर के थ्रेट्स पता पड़ जाएंगे, फ्यूचर में क्या चेंजेस आने वाले हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वो हमको उतनी ही जल्दी पता पड़ जाएंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा हम जितनी अच्छी तरीके से किसको स्कैन कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी को। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, पहले एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि बजाज ऑटो, जो बजाज की गाड़ियां आती है आप सबको पता होगा, बजाज ऑटो में considerable improvement in its two wheelers when Honda and other companies enter into the auto industry, right? जैसे आप सबको पता होगा हीरो होंडा एक बहुत वेल नोन फेमस ब्रांड है, तो उसी का एक कॉम्पिटिटर है जिसका नाम है कंपनी का बजाज ऑटो। तो बजाज कंपनी ने मार्केट में अपने थ्रेट्स आइडेंटिफाई करे कि होंडा कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है,
हीरो कंपनी की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है और हमारी कंपनी दैट इज बजाज, हमारी कंपनी के मार्केट में प्रोडक्ट की क्वालिटीज क्या है। तो इन्होंने मार्केट में बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से एनालाइज करा, बहुत अच्छे से स्कैन करा, तो इनको ये पता पड़ा कि हमारे लिए थ्रेट कौन क्रिएट कर सकता है, हीरो होंडा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है, हीरो होंडा है। तो फ्यूचर में आज नहीं तो कल बजाज कंपनी के लिए थ्रेट कौन क्रिएट कर सकता है, हीरो होंडा, जो कर रखा है आप सबको पता ही है। आज की डेट में बजाज कंपनी की मार्केट में सबसे ज्यादा एक्सेस सेल हो रही है, हीरो कंपनी की तो मार्केट में स्प्लेंडर ने धूम मचा रखी है, मैस्ट्रो बिक रही है और दूसरी गाड़ियां बिक रही है। होंडा की एक्टिवा ने एक अलग मार्केट क्रिएट कर रखा है, टू व्हीलर्स में, मोपेड में, राइट। तो इन सब कंपनीज को भी अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज निकालना पड़ती है और फ्यूचर के एडवांटेजेस जितनी जल्दी हो वो गेन करना पड़ता है। तो अगर अपन बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैन करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हमको अपने फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज तो पता पड़ेगी पड़ेगी, प्लस फ्यूचर में हमारे ऊपर क्या थ्रेट्स अपकमिंग है, फ्यूचर में हमारे ऊपर क्या थ्रेट्स आने वाले हैं, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस पे या तो लॉस होगा, या तो हमारी सेल्स गिरेगी, या तो हमको बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, या तो हो सकता है हमारा बिजनेस बंद हो जाए। तो इट मीन्स हमको सबसे ज्यादा अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना है, जिससे अपन क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने थ्रेट्स। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, करेक्ट नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई दोस थ्रेट्स। तो अपन को वो थ्रेट्स पता पड़ जाएंगे पहले ही, जो हमारे ऊपर कैसा इफेक्ट कर सकते हैं, एडवर्सली। एडवर्सली मतलब नेगेटिव। और किस पे इम्पैक्ट करेंगे, हमारे एडवर्स इफेक्ट हमारे ऑपरेशंस पे। ऑपरेशंस मतलब इट मे बी पॉसिबल हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी पे, इट मे बी पॉसिबल हमारी सेल्स पे, इट मे बी पॉसिबल हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को जितना अच्छे से, प्रॉपर तरीके से, एक्यूरेटली वे में, मैं बार बार तीनों वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो अगर हम बहुत अच्छे से अगर हम स्कैन करेंगे तो हमें अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई होगी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, सबसे पहला एडवांटेज मिलेगा हमें, और दूसरा हम उतनी ही अच्छे से फ्यूचर के अपकमिंग थ्रेट्स जो हमारे ऊपर एडवर्सली नेगेटिव इफेक्ट डालने वाले हैं, उस थ्रेट्स को हम क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई। एंड थर्ड, उतने ही अच्छे से हम फ्यूचर को जब एनालाइज कर लेंगे, फ्यूचर के थ्रेट्स को पता कर लेंगे, तो हम फ्यूचर में जो हमको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, जो फ्यूचर में हमको फाइनेंस रिक्वायर्ड है, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, इनपुट्स रिक्वायर्ड है, स्पेयर पार्ट्स रिक्वायर्ड होंगे फ्यूचर में, उस रिसोर्सेज की प्लानिंग हम आज ही कर लेंगे। थर्ड एडवांटेज आपको यही दिया हुआ है, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। हम आज ही टैप कर पाएंगे यूजफुल रिसोर्सेज जो हमको फ्यूचर में रिक्वायर्ड है। कैसे पता पड़ेंगे, क्योंकि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्ली स्कैन कर रहे हैं। तो जब हम प्रॉपर्ली स्कैन करेंगे, एनालाइज कर लेंगे, और कब कर रहे हैं, एट प्रेजेंट, कब के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए। तो हमको जो फ्यूचर में रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे उसको हम आज ही क्या कर लेंगे, अरेंज एंड ऑर्गेनाइज। तो फ्यूचर में हमको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। फ्यूचर के रिसोर्सेज को अगर हमने आज अरेंज कर लिया तो फ्यूचर में वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होना ही नहीं है, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। हमारे रिसोर्सेज तो हमारे पास स्टॉक में पड़े हुए हैं, इन्वेंट्री भरी पड़ी हमारे पास, तो हम स्टॉक और रिसोर्सेज को अप्रोप्रिएटली यूज कर पाएंगे। और मार्केट में जो हमारी डिमांड है उसकी कंटिन्यूटी और उसकी कंसिस्टेंसी हम इजीली मेंटेन कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको वही दिया हुआ है, टैपिंग ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज की बिजनेस एनवायरनमेंट जो है मेक्स अवेलेबल रिसोर्सेज सच एज कैपिटल, such as labor, such as machine, raw material, etc. to a business. तो बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप बहुत अच्छे से स्कैन करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो उसकी वजह से ये जो भी रिसोर्सेज हमको फ्यूचर में रिक्वायर्ड है, हम उसकी अवेलेबिलिटी आज से मेंटेन करेंगे। जैसे कि कैपिटल, कैपिटल आप सबको बताइए कैपिटल क्या होती है। कैपिटल मतलब कि फंड्स, ऐसा अमाउंट जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। या तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या तो बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, या तो बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो अगर हम आज ही हमको पता पड़ जाएगा कि फ्यूचर में भैया कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो हम आज से ही आईपीओ की प्लानिंग करेंगे, राइट। जैसे कि अभी रिसेंटली टाटा कैपिटल की आईपीओ गई। टाटा कैपिटल जो कंपनी है उन्होंने आईपीओ रेज करा, पब्लिक से पैसा रेज करा, राइट। ग्रो कंपनी, बोट कंपनी, राइट, ऐसी वेल नोन कंपनीज है जो प्लानिंग कर रही है बहुत जल्दी मार्केट में क्या लेकर के आने के लिए, आईपीओ। तो इनको पहले से पता था कि फ्यूचर में हमको क्या लगेगा, फंड लगेगा, पैसा लगेगा, कैपिटल लगेगा। तो इन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या कर लिया, स्कैन कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि फ्यूचर में पैसे लगेंगे, तो आज से उस पैसे को अरेंज करने के लिए क्या स्टार्ट कर दी, प्लानिंग स्टार्ट कर दी।
सेकंड वर्ड दिया लेबर। फ्यूचर में भाई हमको लग रहा है कि हमको बिजनेस एक्सपांड करना है, भाई नई टेक्नोलॉजी लानी है, नए प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? लेबर की, जो उस प्रोडक्ट्स को बनाएगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, राइट। फिर थर्ड दिया हुआ मशीन्स। भाई फ्यूचर में अगर हमको नए प्रोडक्ट्स बनाने हैं, राइट, और नए प्रोडक्ट्स के साथ नई सर्विसेज देना है, तो नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम किसके थ्रू देंगे? हमारी मशीन्स के थ्रू, राइट। फिर नेक्स्ट रॉ मटेरियल। भाई फ्यूचर में अगर हमको प्रोडक्ट बढ़ाना है, मार्केट में बिजनेस एक्सपांड करना है, ये सब चीजें करना है, तो हमको सब चीजें किससे जरूरत पड़ेगी? रॉ मटेरियल की। तो फ्यूचर में अगर हमें रॉ मटेरियल की जरूरत है, फ्यूचर में अगर हमको कंपनी के लिए कोई भी चीज रिक्वायर्ड है और उसको अगर अपन आज ही आइडेंटिफाई कर ले, तो वो फ्यूचर हमारा सेफ हो जाए, राइट। तो in order to know the availability of resources and making them available on time at the economical price and knowledge of business environment is necessary। तो इसलिए हमको अपने बिजनेस एनवायरनमेंट का नॉलेज, बिजनेस एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। जो हमको फ्यूचर में चीजें रिक्वायर्ड है, उसके लिए अगर हम आज से प्लानिंग कर लेंगे, आज से अवेलेबिलिटी चेक कर लेंगे कि हमको फ्यूचर में पैसा कैसे लगेगा, कैपिटल कब लगेगी, लेबर कब लगेगा, राइट, तो टेक्नोलॉजी कब लगेगी, कब हमको कोई सी चीज रिक्वायर्ड होगी, उसके स्कैनिंग एनवायरनमेंट के अगर हम आज कर लेंगे, तो फ्यूचर हमारा बहुत बेनिफिशियल रहेगा और फ्यूचर हमारा बहुत सेफ हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट के, राइट। जैसे हमने पहला पढ़ा कि फ्यूचर में हमको जो भी चीज अवेलेबिलिटी है, उसकी अपॉर्चुनिटी आज आइडेंटिफाई कर लेंगे, रिसोर्सेज का अरेंजमेंट कर लेंगे, और रिसोर्सेज अरेंज करने के बाद जो चीज हमको फ्यूचर रिक्वायर्ड है, उसके बारे में हम आज अरेंजमेंट कर लेंगे, राइट। अब नेक्स्ट एडवांटेज और इंपॉर्टेंस हमको दिया हुआ है, हाउ टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद द रैपिड चेंजेस। हम सबको पता है, आपको भी बहुत अच्छे से पता है, मार्केट बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। अभी पढ़ के डायनेमिक नेचर, बिजनेस एनवायरनमेंट भी क्या है, बहुत डायनेमिक नेचर का। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो फ्यूचर में और चेंज होंगे, अभी तो चेंज हो ही रहे, बट चेंजेस भी कैसे हो रहे हैं, बहुत रैपिडली हो रहे हैं। रैपिडली मतलब बहुत स्पीड में। तो अगर हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में जो ये फ्यूचर में चेंजेस होंगे, या अभी जो चेंजेस हो रहे हैं, या जो भी रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, इसको अडॉप्ट करना है, इसको एक्सेप्ट करना है, इसके साथ एडजस्ट करना है, तो इसके लिए हमको आज से ही काम करना पड़ेगा। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर लेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट को हम एनालाइज कर लेंगे, टेक्नोलॉजी को, इकोनॉमिकल कंडीशन को, सोसाइटी को, पॉलिटिकल को, और अपने लीगल एनवायरनमेंट को, जब हम पांचों एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैन कर लेंगे, तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि इन एनवायरनमेंट्स में फ्यूचर में क्या चेंज होने वाला है। तो उसके लिए हम आज ही प्लानिंग कर लेंगे, और जब हम आज प्लानिंग कर लेंगे और जो फ्यूचर सिचुएशन प्रेजेंट में आएगी, तो उस चेंजेस को हम इजीली क्या कर पाएंगे, अडॉप्ट, एंड इजीली हम उससे क्या कर पाएंगे, एडजस्ट। क्योंकि हम कोई भी नई चीज को उतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते, उस नए चेंजेस को उतनी जल्दी हम अडॉप्ट नहीं कर पाते। बट अगर अपनी प्रॉपर प्लानिंग होगी, रिसोर्सेज अरेंज होंगे, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज होंगे, पैसे हमारे पास होंगे, हमारे पास लेबर होगी, हमारे पास मशीन होगी, तो हम इजीली उस चेंज के साथ में अडॉप्ट भी हो पाएंगे, और उस चेंज के साथ में हम एडजस्ट भी कर पाएंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आपको यही दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस स्टडी एंड कंटिन्यूअस स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट help in knowing the changes, right, which are taking place, and thus they can be faced effectively। तो अगर आप इन चेंजेस को कंटिन्यूअसली स्कैन करोगे, बिजनेस एनवायरनमेंट को कंटिन्यूअसली आप पढ़ते रहोगे, उसके बारे में एनालाइज करते रहोगे, तो आपको चेंजेस के बारे में नॉलेज हो जाएगा, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और वो जब होने वाले हैं चेंजेस, राइट, और आप उनको कब फेस करने वाले हो, तो इन सब के बारे में आपको पहले ही पता पड़ जाएगा, तो आप उसके लिए इफेक्टिवली काम करना स्टार्ट करोगे, राइट। तो रिसोर्सेज अरेंज हो जाएंगे, हम चेंजेस को अडॉप्ट कर लेंगे, चेंजेस के साथ में, रैपिड चेंजेस के साथ में एडजस्ट हो जाएंगे, तो इसके साथ में अपना बहुत इजी हो जाएगा और इजी गोइंग बिजनेस चलेगा। नेक्स्ट हमको इंपॉर्टेंस दिया हुआ है असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर हम फ्यूचर को आज प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को हम एनालाइज कर रहे हैं, तो हमको फ्यूचर पता पड़ गया, क्या चेंजेस आने वाले वो पता पड़ गए, क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो हम आज पता पड़ गए, तो फ्यूचर की हम क्या करके रखेंगे, प्लानिंग, राइट। और फ्यूचर की क्या बना के रखेंगे, पॉलिसीज। और कब बनाएंगे, एट प्रेजेंट, क्योंकि हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या कर लिया, स्कैन, फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर लिया कि फ्यूचर बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होने वाला है, टेक्नोलॉजी ऐसे चेंज होगी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसे चेंज होगा, पॉलिटिकल पार्टीज ये चेंजेस लेकर के आएगी, तो उसके लिए हम आज से रेडी हैं, राइट। तो आज से रेडी है मतलब हमने उसकी क्या बना के रखी है, प्लानिंग बना के रखी है। तो उसका हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट
पड़ेगा बट बहुत कम पड़ेगा, राइट। लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, तो वो हमको क्या हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग में और क्या बनाने में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, कि हमको जो पॉलिसीज बनानी है, जो हमको फ्यूचर प्रेडिक्शंस करना है, हमको जो प्लानिंग करनी है फ्यूचर की, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से स्कैन कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, तो हम इजीली अपने फ्यूचर के लिए क्या बना के रखेंगे, प्लानिंग, और क्या बना के रखेंगे, हमारी पॉलिसीज, राइट। नेक्स्ट और लास्ट, हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, राइट, कि जैसे कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, उस बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हम बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर लेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट को हम बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेंगे, और हम रिसोर्सेज का अरेंज कर लेंगे, प्लानिंग कर लेंगे, रैपिड चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेंगे, रैपिड चेंजेस के साथ हम अडॉप्ट हो जाएंगे और रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज और अरेंज करके रखेंगे, राइट। और हम रैपिड चेंजेस के साथ में काम करते करते हमारे जो फ्यूचर के जो प्रेडिक्शंस हैं वो हमारे थोड़े बहुत एक्यूरेटली होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं हमारा परफॉर्मेंस भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। और जब हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस, जो हमने एनालिसिस करा है, हमने वो कैसा हो जाएगा, करेक्ट होगा। कंटिन्यूसली हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, बेटर और इम्प्रूव, और जिसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। तो इन सब चीजों की वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट को जब हम स्कैन करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को हम एनालिसिस करते हैं, तो इन सब चीजों की वजह से हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव बहुत इजीली होगा। तो इन सब बिजनेस एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली भी पड़ता है और इनडायरेक्टली भी पड़ता है। सो दैट्स व्हाई बोला जाता है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करो, राइट, कोई भी स्टार्टअप लाओ, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में आप सेल कर रहे हो, लॉन्च कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसके पहले आपको मार्केट को क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें अगर मार्केट में कॉम्पिटिटर को कंपटीशन में अगर फेस करना है, तो हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है, बहुत अच्छे से स्कैन करना पड़ता है, तब जाकर के हम एट प्रेजेंट जो इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स को कंपटीशन में क्या कर सकते हैं, कॉम्पीट कर सकते हैं। अदरवाइज हम आज की डेट में मार्केट में इतने कंपटीशन में कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज अवर बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैन करेंगे तो ये सारे एडवांटेजेस रिसीव होंगे, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल आपका क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। क्लियर? आई होप शायद बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्लियर होगा, फीचर्स क्लियर हो जाएंगे एंड इंपॉर्टेंस क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को रिवीजन क्लास में दिया हुआ है, इकोनॉमिकल पॉलिसी, और जिसको हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जो 1991 में बहुत एक अच्छा रिवॉल्यूशन लेकर के आई थी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में और हमारे बिजनेस में, राइट। तो जैसे कि आप लोग ये टॉपिक वैसे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं और कहीं ना कहीं आपने इसके बारे में सुना भी होगा, जिसमें आपने 3 टर्म सुनी होगी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो ये 3 ऐसी अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी 3 पॉलिसीज और वी कैन से 3 ऐसी कंडीशंस इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल करी थी, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में जो बिजनेस है वो एकदम से बहुत बूम हुआ था, राइट। वैसे तो ये टॉपिक आप लोग शायद इकोनॉमिक सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं, तो इस टॉपिक को अपन फटाफट सम अप करेंगे और जो नेक्स्ट हमारे डायमेंशंस हैं, जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की जो मेन टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, अपन उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जनरली आप लोग इकोनॉमिक सब्जेक्ट में भी पढ़ चुके हैं, तो इसको अपन फटाफट वाइंड अप करेंगे इस टॉपिक को, है। तो जैसे कि ये टॉपिक दिया हुआ है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, तो वैसे तो ये इकोनॉमिकल कंडीशंस के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, राइट, कि हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा इंडिया की ग्रो नहीं कर पा रही थी, तो उसकी वजह से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया स्टेप लिया और एक नया एक्ट लॉन्च करा, जिस एक्ट का नाम उन्होंने रखा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। और ये पॉलिसी और एक्ट के अंडर गवर्नमेंट ने 3 टर्म्स लॉन्च करी थी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये 3 जनरली जो टर्म्स हैं इसके ऊपर हमारा इंडिया काम करना स्टार्ट कर दिया था, और ये जो 3 टर्म्स हैं इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, बट उसके पहले थोड़ा सा हम फीचर्स पढ़ लेते हैं कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी इसके क्या फीचर्स हैं, राइट। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, और बोर्ड एग्जाम में कभी कभी इन क्वेश्चंस के ऊपर 3 या 4 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो अपन फटाफट इस पे
फीचर्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट फीचर दिया हुआ है कि इकोनॉमिक पॉलिसी में जनरली हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अब लाइसेंसिंग की लेने की जरूरत नहीं है, लाइसेंसिंग स्कीम से हटा दिया है। बट अभी भी कुछ 6 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, 6 इंडस्ट्रीज हैं जिसको अभी भी गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग स्कीम के अंदर रखा हुआ। जैसे कि आप एक बहुत फेमस है हमारे यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं लीकर और अल्कोहल, टोबैको, फार्मास्यूटिकल, राइट। तो ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसको अभी भी गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग के अंडर रखा है कि आपको उनके लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी है। सेकेंड लिखा हुआ है इस इकोनॉमिक पॉलिसी में जनरली हमने पब्लिक सेक्टर का जो रोल था उसको हमने बहुत कम कर दिया है। पब्लिक सेक्टर का जो रोल कम करके हमने उसको प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया है इस इकोनॉमिक पॉलिसी के आने के बाद। नेक्स्ट फीचर दिया हुआ है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का हमने डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट करवा दिया है और हमारी जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है उसको हमने कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट फीचर है इस इकोनॉमिक पॉलिसी का कि फॉरेन कैपिटल और जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसको हमने और ज्यादा लिबराइज कर दिया। लिबराइज मतलब कि और ज्यादा इजी कर दिया हमने कि अब कोई भी एनआरआई, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर प्रॉपर चैनलाइज के थ्रू, प्रॉपर चैनल्स के थ्रू आएगा इंडिया में और इंडिया में आकर के पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, राइट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ा है कि आजकल ऑटोमेटिक परमिशंस मिलने लग गई है क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिक परमिशंस स्टार्ट हो चुकी है कि कोई भी फर्म है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो कोई अप्रूवल्स और कोई परमिशंस की पेंडेंसी की वजह से वेट कर रहा है बिजनेस करने के लिए तो उसको हमने आजकल ऑटोमेटिक परमिशंस में डाल दिया है, राइट। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बना दिया हमने कि भाई हमारे इंडिया में जो जनरली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में आकर के लिए तो उनको बहुत अच्छा भैया इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, अपना इंडिया बहुत डे बाय डे ग्रो कर ही रहा है, राइट। तो हमने उसके एक बोर्ड बना दिया, एक अथॉरिटी बना दी जो इस इन्वेस्टमेंट को प्रमोट भी करेगी और रेगुलेट भी करेगी। तो नेक्स्ट अपन ने लास्ट फीचर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट्स स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि भाई इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत सारी है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगर ग्रो नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं वो लोग भी अपना बिजनेस लेकर के बैठे हैं, राइट। तो वो अपने बिजनेस को जब नहीं चला पाएंगे तो वो हमारी इंडिया की इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरी है। लार्ज स्केल तो कॉन्ट्रीब्यूट कर ही रहा है, स्मॉल स्केल जो अपना बिजनेस लेकर के बैठे हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड कम हो रहा है तो उनका बिजनेस कम चल रहा है इसलिए कॉन्ट्रीब्यूशन कम आ रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के अंदर, इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर उनके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स इंट्रोड्यूस करे, राइट। फिर नेक्स्ट मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसमें 3 स्ट्रेटेजीज पे इंडिया में काम करा। फर्स्ट उन्होंने स्टार्ट करा लिबराइजेशन। लिबराइजेशन वर्ड आया लिबर्टी से। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। अब आज की डेट में कुछ सिलेक्टेड ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हमको गवर्नमेंट से स्पेसिफिक रूल्स, रेगुलेशन, लाइसेंस और परमिशन रिक्वायर्ड होता है। अदरवाइज आज की डेट में अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो जनरल लाइसेंस लीजिए, परमिशन लीजिए, जनरल परमिशन और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट आज भी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आपको स्पेसिफिक और बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशन फॉलो और कंप्लाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि लिबराइजिंग इंडियन बिजनेस और इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारे अननेसेसरी कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शंस पहले चल रहे थे जो बहुत अननेसेसरी थे, मतलब हर बिजनेस को कंट्रोल, रेगुलेटर और परमिशन लेना जरूरी हो गया था। तो आज की डेट में उनको रिलैक्स प्रोवाइड करा, रिलैक्सेशन में डाल दिया भाई ठीक है आप लोग परमिशन लेते रहना बट आप अगर उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हैं जिसमें स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन रिक्वायर्ड है तो उसमें आपको लाइसेंस की जरूरत है। बाकी अदरवाइज रूल्स रेगुलेशन में थोड़ा बहुत क्या दे दिया है, रिलैक्सेशन दे दिया है कि ठीक है भाई थोड़ा बहुत रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो, ठीक है, इसमें हम आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं। कुछ रूल्स रेगुलेशन है, कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं है हर किसी के लिए। तो उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर और ज्यादा ग्रो कर रहा है बट प्राइवेट सेक्टर को भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन में डाल रखा है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी भाई कहीं ना कहीं अपने इंडिया में कंट्रीब्यूट जरूर कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन जरूर हो रहा है बट कहीं ना कहीं वो लोग भी तो स्कैम कर सकते हैं। तो इसलिए उन लोगों के लिए भी थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने रखे हुए। ऐसा नहीं करा कि पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट करा करके प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया और प्राइवेट सेक्टर को पूरी फ्रीडम दे दी। प्राइवेट सेक्टर को भी रेस्ट्रिक्शन में डाल रखा है। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कुछ कुछ रूल्स रेगुलेशंस जरूर है, राइट। सो प्राइवेट सेक्टर अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज अर्न कर रहा है जिससे हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, राइट। अब लिबराइजेशन में ऐसी कौन सी स्टेप्स इन्होंने ली है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि लिबर्टी मिली या फ्रीडम मिली? पहला जो लाइसेंसिंग थी हर बिजनेस के लिए उसको एबॉलिश कर दिया गया, उन्होंने हटा दिया उन्होंने। सेकेंड जो स्केल ऑफ ऑपरेशंस थे उसमें आपको फ्रीडम दे दी,
आप चाहो तो लार्ज स्केल पे स्टार्ट करो, आप चाहो मीडियम स्केल पे करो, आप चाहो तो अपना बिजनेस स्मॉल स्केल पे करो। पहले जमाने में क्या होता था, हर बिजनेसमैन स्मॉल स्केल से अपना बिजनेस स्टार्ट करता था। आज के डेट में आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनीज एकदम स्टार्ट हो जाती है, पब्लिक कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, तो ये आप अपने हिसाब से कैपिटल इन्वेस्ट करके अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। आपके स्केल के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। थर्ड, रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले के जमाने में गुड्स और सर्विसेज के जो मूवमेंट्स होते थे उस पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, वो रेस्ट्रिक्शंस को गवर्नमेंट ने हटा दिया। कौन सी पॉलिसी के अंदर? लिबरलाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट ये हुआ फ्रीडम इन फिक्सिंग अप द प्राइसेस। आज की डेट में प्राइस भी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। गवर्नमेंट आपके बिजनेस में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, गवर्नमेंट आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा। एज अ बिजनेसमैन हम अपने हिसाब से प्राइसेस को क्या कर सकते हैं? फिक्स। नेक्स्ट यह हुआ है टैक्स रेट और अननेसेसरी कंट्रोल को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? कम कर दिया। 1991 के पहले जो पॉलिसी है, इसकी पॉलिसी के आने के पहले बहुत सारे अननेसेसरी टैक्स रेट्स थे, बहुत सारे अननेसेसरी कंट्रोल करती थी गवर्नमेंट बिजनेस को, तो उन सब अननेसेसरी चीजों को गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट, आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो प्रोसीजर्स है, जो प्रोसेस है, स्टेप्स है, उनको और सिंपलाइज कर दिया और सिंपल बना दिया कि हर बिजनेसमैन ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे, कम से कम इंपोर्ट करे। एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे तो फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन इंप्रूव होगी, राइट। कम से कम इंपोर्ट करो क्योंकि वहां की कंट्री के अगर गुड्स इंडिया में आएंगे तो हमारी नेशनल वेल्थ वहां जाएगी, हमारी करेंसी वहां जाएगी कन्वर्ट होकर के। फिर नेक्स्ट क्या हुआ है? मेकिंग इट इजी टू अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल। लिबराइजेशन की वजह से हम फॉरेन कैपिटल को और ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉरेन के जो लोग हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन के जो बैंक्स हैं, फॉरेन की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो और ज्यादा इंडिया में अपना पैसा क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट। तो लिबराइजेशन मतलब लिबर्टी, मतलब फ्रीडम, तो ये फ्रीडम्स हमको इस पॉलिसी में, राइट। सेकेंड हमको मिला था इस पॉलिसी के अंदर प्राइवेटाइजेशन टर्म और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी। प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी के अंदर यहाँ पे अभी हमने डिस्कस करा कि पब्लिक सेक्टर को हम क्या करवा रहे हैं? डिसइन्वेस्ट करवा रहे हैं। डिसइन्वेस्ट मतलब कि पब्लिक सेक्टर में जो पैसा लोगों का इन्वेस्टेड है उसको निकाल करके हम पैसा कहाँ डाल रहे हैं? अपनी प्राइवेट सेक्टर। अभी रिसेंटली आपने बहुत सारे बैंक्स का सुना होगा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का सुना होगा, ठीक है। तो ये सब पब्लिक सेक्टर से उठ करके कहाँ जा रहे हैं बेटा? प्राइवेट सेक्टर में। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, रिडक्शन ऑफ द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। लिखा हुआ है आपकी ऑनरशिप और आपका कंट्रोल का क्या हो रहा है? ट्रांसफर। कहां से हो रहा है? प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। कहां से हो रहा है? पब्लिक सेक्टर से। तो पब्लिक सेक्टर से उठ करके आप कहां जा रहे हो? प्राइवेट सेक्टर। आपकी ऑनरशिप, आपका कंट्रोल मैनेजमेंट पब्लिक सेक्टर से उठ करके कहां जा रहा है? प्राइवेट सेक्टर। तो उसी प्रोसेस को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के असेट्स हम क्या कर रहे हैं? सेल ऑफ कर रहे हैं। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जो असेट्स है उसको लीज पे किसको दे रहे हैं? अपन प्राइवेट सेक्टर्स को दे रहे हैं। थर्ड, यहाँ पे मैनेजमेंट का ट्रांसफर कहां से हो रहा है? प्राइवेट एंटरप्राइजेस से, सॉरी पब्लिक एंटरप्राइजेस से प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के अंदर ये तीन स्टेप्स लिए इन्होंने, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन। पहला पढ़ा लिबराइजेशन, जिसमें हमको लिबर्टी दी और लिबर्टी को स्टेप्स में दी थी। सेकंड अपन ने पढ़ा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब पब्लिक सेक्टर से उठ करके हम प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में ये सब चीजें हो रही है, राइट। थर्ड किया हुआ हम लोगों को ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन वर्ड आया ग्लोब से। अब हम आज की डेट में पूरे ग्लोब, पूरे वर्ल्ड वाइड हम अपने पूरे बिजनेस को फैला सकते हैं। हम अपने पूरे बिजनेस को ग्लोब के बेसिस पे पूरे इंडिया में कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। इंडिया छोड़ो, आज के हम वर्ल्ड में बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो चुकी है, हम ई बिजनेस पे भी आ चुके हैं, हमारा बिजनेस का जो सिनेरियो है मार्केट का वो पूरा चेंज हो चुका है। तो इसकी वजह से हम, पहला तो हमको ग्लोबलाइजेशन ने हेल्प करा, दूसरा हमको ई कॉमर्स, ई बिजनेस ने हेल्प करा अपने पूरे बिजनेस को ग्लोब में फैलाने के लिए। तो यहाँ पे भी वही कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है इंपोर्ट लिबराइजेशन, मतलब कि हमारा जो लिबराइजेशन प्रोसेस है उसको हम अब आज की डेट में अपने ऊपर इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अपने ऊपर एप्लीकेबल कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हम फ्रीडम की वजह से पूरे बिजनेस को फैला सकते हैं, चाहे तो इंडिया में बिजनेस करें, चाहे फॉरेन कंट्री में करें, चाहे एमपी में करें, चाहे भोपाल में करें, चाहे देवास में करें, एनीवेयर आज की डेट में आप बिजनेस कहीं भी कर सकते हो। बिकॉज आज की डेट में हमारे इंडिया के ऊपर कौन सी स्कीम लग चुकी है? ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो यहाँ पे आपको वही लिखा हुआ है, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अवर कंट्री with the economy of other country to facilitate the free flow of trade। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कि आज की डेट में आपका ट्रेड कैसा हो गया? बिल्कुल फ्री फ्लो। दूसरा, कैपिटल बिल्कुल फ्री फ्लो हो
एम्प्लॉयज और लेबर को आप कॉल कर सकते हो, कहीं से भी टेक्नोलॉजी अक्रॉस दी बॉर्डर्स आप ला सकते हो। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो जनरली हमको किसमें दिए हुए ग्लोबलाइजेशन के अंदर, कि हम ट्रेड भी कहीं भी कर सकते हैं, कैपिटल पर्सन है, टेक्नोलॉजी कहां से ला सकते हैं, अक्रॉस दी बॉर्डर्स। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि हम आज की डेट में अक्रॉस दी बॉर्डर जाकर के, दूसरी कंट्रीज की बॉर्डर्स में जाकर के टेक्नोलॉजी, पर्सन्स, लेबर, कैपिटल एंड ट्रेड, किसी भी चीज में जाकर के हम लोग बिल्कुल फ्री वे में, बिल्कुल बिल्कुल फ्री फ्लो में जाकर के हम उस चीज को क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि इंडिया में लोग हमको पैसा नहीं दे रहे, तो हम फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईज हैं, उनसे कैपिटल रेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे पर्सन से लेबर है, उसकी शॉर्टेज है, तो हम फॉरेन से लेबर्स को बुला सकते हैं। यहाँ पे फॉरेन में लेबर्स जाती है अपनी जैसे इंडिया से। या फिर टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी अगर हमारे इंडिया में अगर हमको अच्छी नहीं मिल रही है, तो हम टेक्नोलॉजी कहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें कब पॉसिबल हुई है, हमारे ग्लोबलाइजेशन की वजह से, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टिल 1991 तक हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो स्ट्रिक्टली रेगुलेट कर रही थी अपने इंपोर्ट को और वॉल्यूम ऑफ टर्म्स को। तो 1991 के पहले हमारी इंडियन गवर्नमेंट, ग्लोबलाइजेशन आने के पहले हमारी इंडियन गवर्नमेंट इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन में डाल रखा था, और बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस और इन चीजों को रोक रखा था। सो दैट्स वाई हमारी इंडिया ने ये स्टेप लेना उनको बहुत नेसेसरी लगा, बहुत इंपॉर्टेंट लगा। तो दैट्स वाई हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और थर्ड ग्लोबलाइजेशन की स्टेप को गवर्नमेंट ने इंडिया में एप्लीकेबल करा। और कब एप्लीकेबल करा, 1991 में, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ हमको हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए ग्लोबलाइजेशन के अंदर भी। सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत सारे टैरिफ स्ट्रक्चर्स चलते थे, तो उसको रैशनलाइज करा और एक्सपोर्ट को और ज्यादा प्रमोट करा। तो टैरिफ स्ट्रक्चर मतलब कि टैक्स के और इनकम टैक्स के और रूल्स रेगुलेशंस के, फीस, परमिशन, लाइसेंसिंग, इनके बहुत सारे एक्सपेंसेस थे, बहुत सारे खर्चे थे। तो इनका ऑलरेडी बहुत सारे टैरिफ बने हुए थे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड वे में इनको टैक्सेस और इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी और पेनल्टी, फीस, परमिशन अप्रूवल की फीस, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के टैरिफ बने हुए थे। तो इन बहुत सारे टैरिफ स्ट्रक्चर्स को हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देखते हुए रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करना मतलब यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा सेगमेंट में डिवाइड करके और बहुत ज्यादा इजी कर दिया, ताकि हर कोई पर्सन पूरे वर्ल्ड वाइड बैठ करके क्या कर सके, बिजनेस कर सके। फिलहाल यह हुआ है कि रिफॉर्म कर दिया अपनी फॉरेन एक्सचेंज को। फॉरेन एक्सचेंज आपको पता ही होगा, फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी की वजह से भी हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी कि फॉरेन जो करेंसी होती है वो इंडियन करेंसी वैसे भी ज्यादा चलती है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो करेंसी एक्सचेंज वैल्यू है उसमें भी बिजनेसमैन को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी। तो उसकी वजह से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी को भी क्या कर दिया, बहुत ज्यादा रिफॉर्म कर दिया। और रिफॉर्म करने का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा उन्होंने चेंज कर दिया। तो इसकी वजह से हमारी इंडिया में लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी इंडिया में बहुत अच्छा बिजनेस बढ़ने लगा और बहुत अच्छा बिजनेस हमारा एक्सपांड होने लगा। और उसकी वजह से आज की प्रेजेंट आप डेट में आप खुद देखिए कि हमारे यहाँ पे बिजनेस कहाँ से किस स्टेज पे पहुंच चुका है। तो ये सब हमारी इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं, ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट के स्टेप्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को और ज्यादा एक्सपांड करते हैं और हमारे बिजनेस को एनलार्ज करते हैं। तो एलपीजी आपको इकोनॉमिक्स में भी दिया हुआ है और बीएस में भी दिया हुआ है। तो आपको अगर कुछ ऐसा कंफ्यूजन है तो आप लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक सब्जेक्ट से भी पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स में जो पॉइंट्स लिखे हुए, जो पैराग्राफ्स लिखे हुए, जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए, वो स्टेटमेंट्स को अगर आप बीएस में भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये टॉपिक था अपना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी। और उसके अंदर गवर्नमेंट ने तीन स्कीम्स, तीन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।